Good morning everyone. My name is Umurji. टॉपिक हेनरी लॉ ऑफ यूजेज। हेनरी नियम के जो अनुप्रयोग हैं या उपयोग हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम्स 2 नंबर में आते रहे कि सबसे पहला टॉपिक है कि सोडा वाटर, जो जितने भी पेय पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस खुली होती है, गैस लिक्विड में, वो किस नियम के अंतर्गत आती है? हेनरी लॉ के अंतर्गत। हेनरी लॉ होता क्या है? हेनरी लॉ P इक्वल टू KH/X, ये हेनरी लॉ है। इस नियम के अनुसार जितनी भी पेय पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल हाई प्रेशर पर, उच्च ताप पर सील की जाती हैं, उनकी बोतलों को बंद कर दिया जाता है। तो सोडा वाटर या पेय पदार्थ होते हैं उनमें कौन सी गैस घुली होती है? ये तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन आता है। या पेय पदार्थों में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसे उच्च दाब पर घोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है, समुद्री जो गोताखोर होते हैं, जो लंबी यात्रा पर जाते हैं, कहने का अर्थ है बहुत गहरे समुद्र के नीचे चले जाते हैं। जब नीचे चले जाते हैं तो प्रेशर धीरे धीरे क्या है, बढ़ता है। जब गोताखोर नीचे से ऊपर आता है तो उसके सीने में तेजी से दर्द होने लगता है, अर्थात दाब जब नीचे से ऊपर आएंगे तो धीरे धीरे कम होता जाता है। जब दाब धीरे धीरे कम हो जाता है तो वायुमंडलीय गैसीय विलेयता रुधिर अधिक हो जाती है। अधिक दाब के कारण गोताखोर सतह से जैसे ही बाहर निकलता है तो इसमें रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन के बुलबुले बनते हैं यह कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं। कोशिकाओं में जैसे ही अवरोध उत्पन्न कर देंगे तो जिसके कारण मतलब बैंड्स, एक शब्द है बैंड्स, उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति चिकित्सीय अवस्था लायक हो जाता है। एक व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो बैंड्स उत्पन्न हो जाते हैं और अत्यधिक पीड़ादायक होता है। एक बॉडी में क्या है, जहर फैलने के चांसेस होते हैं। तो इस प्रभाव को बचने के लिए हम लोग प्रयोग करते क्या है? हम लोग एक सिलेंडर का प्रयोग करते हैं जिसमें हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर रहता है। वायु के साथ जो नाइट्रोजन होती है उसका भी मिक्सचर होता है। NCERT के अनुसार हीलियम 11.7% होती है और नाइट्रोजन 56.2% होती है और ऑक्सीजन 32.1% उपस्थित होती है। तो जो गहरे समुद्र में गोताखोर जाते हैं तो ये 3 गैसों का मिक्सचर ले जाते हैं। इस प्रकार एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जब व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर रहता है जो पृथ्वी तल से 100-200 मीटर ऊंचा रहता है तो वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कुछ कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कुछ कम हो जाती है तो हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, उसकी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो सांद्रता घट जाती है। सांद्रता घट जाती है। जब सांद्रता लगातार घटी रहती है, व्यक्ति ऊंचाई पर, पहाड़ों पर रहता है तो उसकी जो सोचने की, समझने की बुद्धि क्रिया है वो थोड़ी धीरे धीरे वीक पड़ती जाती है और अंततः व्यक्ति क्या क्षीण, दुर्बल या कमजोर हो जाता है। इसी लक्षण को केमिस्ट्री की भाषा में एक कहते हैं, इस प्रकार के रोग को एनॉक्सिया कहते हैं। एनॉक्सिया कहते हैं। तो हेनरी नियम के अंतर्गत, हेनरी लॉ को पालन करने वाले ये 3 क्वेश्चन बोर्ड में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। सोडा वाटर उच्च दाब पर उनकी बोतलों को सील किया जाता है। समुद्री गोताखोर कौन कौन सी गैसों का मिक्सचर ले जाते हैं। और तीसरा, जो ऊंचाई पर उत्तरांचल या उत्तराखंड में रहने वाले लोग होते हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं, वह कमज़ोर क्यों होते हैं, उसका रीज़न यही है। इसके उपरांत अब दूसरा टॉपिक हम बताते हैं आपको राल्ट नियम के अनुसार। राल्ट नियम के अनुसार कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको आपको समझना है। राल्ट नियम को समझने से पहले कुछ रूल्स मतलब फैक्टर्स समझना पड़ेगा तुम्हें। ये जो फैक्टर्स हैं इनको अच्छे से समझो। फैक्टर्स हैं क्या?
सबसे पहले तो देखो हेनरी लॉ जो था गैसों का द्रवों में विलय था। अब यहाँ जो विलयन बताया जा रहा है वो द्रव द्रव का सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड, द्रव द्रव का विलयन। ये द्रव द्रव का विलयन है, इसका नेचर कैसा है, वॉलेटाइल है अर्थात वेपोराइज। जब वह ओपन स्टेट में रहता है तो ये स्वतः बाष्पीकृत होकर बाहर निकल जाता है। जब वह क्लोज स्टेट में रहता है, बंद में रहता है, तो ये बाहर नहीं निकल पाता है। तो सबसे पहले फैक्टर्स के अंतर्गत देखते हैं टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ता है। एक पात्र होता है जिसके अंदर पूरा सॉल्यूशन भरा रहता है, वॉलेटाइल सॉल्यूशन होता है, ये वॉलेटाइल सॉल्यूशन अर्थात इसकी जो सतह है, सतह पर ये वाष्प अवस्था में बीपी स्टेट में रहते हैं, ठीक है। और ये पूरा पात्र क्या है, एक क्लोज कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, क्लोज। अब ये मस्तिष्क का प्रयोग करो, यहाँ जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टी को हम बढ़ाएंगे नीचे से, तो ये जो वाष्प पहले से ही गैस को बाहर निकल रही है, इसके बाद जैसे ही और अधिक टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो भी क्या है, तेजी से बढ़ेगा। तो पहला जो ताप का प्रभाव है वो चीज समझ में आ गया। अर्थात इसके पात्र के अंदर ऐसा द्रव है जो स्वतः बाष्पीकृत होता है, जैसे पेट्रोल है, स्वतः बाष्पीकृत होता है। यदि उसको टेम्परेचर दिया जाएगा तो और अधिक तेजी से बाष्पीकृत होगा। अर्थात लिक्विड जो द्रव की सतह है उससे तेजी से बाहर वाष्प अवस्था में निकलने लगेगा। तो टी बढ़ाने पर वेपर प्रेशर और अधिक बढ़ता है, वाष्प अवस्था और तेजी से बढ़ती है। दूसरा देखते हैं लिक्विड लिक्विड का जो सॉल्यूशन का टाइप्स होता है, नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। इस लिक्विड का नेचर क्या है, इस लिक्विड के नेचर को समझने के लिए दो प्रकार के सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। एक तो प्योर विलयन होना चाहिए, एक इम्प्योर विलयन। इसमें क्या है, प्योर सॉल्यूशन, इसमें क्या है, इम्प्योर। जो प्योर होगा, प्योर सब्सटेंसेस, सॉल्यूशन नहीं, सब्सटेंसेस, प्योर पदार्थ है, इसमें इम्प्योर सॉल्यूशन है। तो जब प्योर है तो ये सारी जो वाष्प की अवस्था है, बीपी स्टेट, यहाँ वो सतह की ऊपरी वाली भाग में होगा। और इम्प्योर सॉल्यूशन है, इसमें विलय और विलायक का मिक्सचर है, द्रव द्रव का। तो एक किसका होगा, वेपर स्टेट में होगा वाष्पीकृत, और एक किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। दोनों में देखो ये हमने जो क्रॉस किया है, ब्लैक बना दिया है, ये क्या है, सॉल्वेंट अर्थात विलायक है ये सॉल्वेंट। और ये जो है वो वास्तविक में प्योर अवस्था में जो सॉल्यूशन है उसका है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो वेपोराइजेशन किसका मैक्सिमम होगा, वेपोराइजेशन सदैव शुद्ध पदार्थ का अधिक होता है। और जो मिक्सचर है अर्थात अशुद्ध है, विलयन है, उसका वेपोराइजेशन मिनिमम होता है, कम होता है। तो नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर क्या है, यदि प्योर है तो उसका बीपी यानी वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम। यदि क्या है ये प्योर, यदि इम्प्योर है, इम्प्योर है, अशुद्ध है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा इसमें फैक्टर्स है, इसकी प्योरिटी को लेकर समझेंगे बहुत अच्छे से। नेचर ऑफ गैस के अंदर जो प्योरिटी में होता है उसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण। हाइड्रोजन बंध के कारण भी संभव है, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है और ये जो बॉन्ड है, इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं ईथर।
ईथर का मतलब डाई एथिल ईथर हो सकता है, डाई मेथिल ईथर हो सकता है, एथिल मेथिल ईथर हो सकता है। ये इथाइल एल्कोहल होता है। ये इथाइल एल्कोहल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है तो आप समझिए इसके अंदर जो सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है एल्कोहल का विलयन है, तो आप समझिए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मध्य जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम इंट्रा मॉलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या है, मिनिमम है। इनके अणुओं के बीच अंतराणविक बल कम लग रहा है, लेकिन इनके अणुओं के बीच एल्कोहल और हाइड्रोजन के अणुओं के बीच जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो है मैक्सिमम लग रहा है। तो वेपोराइज कौन हो जाएगा, वेपोराइज सबसे अधिक इसमें हो जाएगा, क्योंकि इसके बॉन्ड क्या है, इसको बॉन्ड ब्रेकअप करने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और इसको बॉन्ड ब्रेकअप करने में कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं ऐसे लिक्विड तेजी से वाष्पीकृत हो जाते हैं, और जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ऐसे लिक्विड तेजी से वाष्पीकृत नहीं होते हैं। तो ये बिंदु होने के बाद बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं। अब तीसरा जो बिंदु है वो है बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जितना न्यूनतम होगा जिस लिक्विड का, और वेपोर प्रेशर उसका उतना ही उच्च होगा, क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होगा वह तेजी से वाष्पीकृत होगा, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही हम नीचे से बढ़ाएंगे तो वेपोर मतलब जो वाष्प है वो तेजी से वाष्पीकृत होगी। और चौथा बिंदु देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, प्योरिटी ऑफ लिक्विड, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। ये देखते हैं लिक्विड यदि प्योर अवस्था में तो उसके सारे अणु जो सतह पर होंगे वो एक जैसे होंगे। यदि इम्प्योर लिक्विड होंगे अर्थात उसके साथ कोई विलायक मिला होगा तो उसकी सतह पर जो अणु हों उनके बीच में स्पेस अधिक होगा। प्योर लिक्विड का वेपोराइजेशन अधिक होता है और इम्प्योर लिक्विड का वेपोराइजेशन कम होता है। इन्हीं चार फैक्टर्स के अंतर्गत अब राउल्ट ने अपना नियम प्रतिपादित किया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। ये आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। इट्स ओके।